हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर क्विक रिवीजन में पार्ट 4 आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का करेंगे हम आत्मकथ्य, वो भी बहुत जल्दी, बहुत जल्दबाजी में इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10वीं के विद्यार्थी और अभी तो पढ़ाई की जोड़ तोड़, तो सुपर क्विक रिवीजन में बहुत कम समय में पूरा पाठ आपको याद होने वाला है, समझने वाला है यहाँ पर। तो आत्मकथ्य में पहला प्रश्न, और ये वो प्रश्न है जिनके आने की संभावना अधिक है, जो पिछले गत वर्षों में जो आए हुए हैं एग्जाम पेपर में, वहाँ उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, क्यों बचना चाहता है वो अपनी आत्मकथा लिखने से। तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं का उल्लेख करना पड़ता है। आत्मकथ्य मतलब स्वयं के बारे में लिखना, और जब व्यक्ति सच में स्वयं के बारे में लिखता है तो अपनी कमजोरियां भी लिखता है, अपनी ताकत भी लिखता है, स्ट्रेंथ भी लिखेगा, अपनी वीकनेस भी लिखेगा। तो वो कह रहा है कि मन की दुर्बलताओं का उल्लेख करना पड़ता है। कवि ने अपनी सरलता के कारण अनेक बार धोखा खाया है। कवि का जो स्वभाव है वो सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता, अर्थात वह लोगों के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। उसके जीवन में अनेक पीड़ादायक घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें याद करने पर कवि के घाव फिर से हरे हो जाएंगे, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। अब सुन लीजिए कि कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसमें उसे अपने दुर्बलताओं को बताना पड़ेगा, और चूंकि कवि सरल हृदय है, सरल स्वभाव का है और कई बार धोखा खा चुका है, और वह अपनी बातें रखकर दुनिया के सामने उपहास का पात्र, हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। जीवन में अनेक पीड़ादायक घटनाएं घटी हैं कवि के, उन्हें याद करके वह अपने घावों को फिर से हरा भरा नहीं करना चाहता। वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष नहीं रखना चाहता। बस यही कारण है कि वो आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहता। अगला प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वो सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं। कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गए हैं अपनी प्रेमिका के साथ बिताए चांदनी रातों के पल। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियां को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। तो ये जो ऊपर की पंक्ति है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, यहाँ कवि ने अपनी प्रेयसी के साथ जो चांदनी रातों में जो भी समय व्यतीत किया था, वो समय उसके लिए एक उज्जवल गाथा की तरह पवित्र है। और वो कह रहा है कि यदि मैं आत्मकथा लिखने जाऊंगा तो मुझे उन क्षणों को भी लिखना पड़ेगा, और उन क्षणों को लिखकर हर कोई नहीं समझ सकता, तो लोग हंसी उड़ाएंगे, और मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। तो यहाँ इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि मेरे जो उज्जवल पवित्र के क्षण हैं वो मेरी प्रेयसी के द्वारा बिताए हुए चांदनी रातों के पल हैं, लेकिन मैं किसी और के सामने उजागर नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति मतलब यादें, यादों को पाथेय बनाने से, पाथेय का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा। तो अपनी स्मृतियों को सहारा, यात्रा में यात्री को सहारा पाथेय देता है। सुखद स्मृतियों को पाथेय बनाने से कवि का आशय है उस स्मृतियों के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर है, अब कवि के मन में, मस्तिष्क में उसकी केवल मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि ने अपने जीने का सहारा बनाया है। तो कवि, पाथेय का अर्थ होता है सहारा। जब यात्रा करते हैं तो उसमें सहारा, जो पाथेय होता है, जो भी सहारा देने वाला होता है, तो यहाँ कवि के जीवन यात्रा में उनकी प्रेयसी, जो आज उनके पास नहीं है, प्रेयसी की यादें उनका पाथेय हैं। तो उनको जीवन यात्रा काटने में यदि कोई उनका सहारा बनी है तो वो बनी है, जो पाथेय है वो है प्रेयसी की मधुर स्मृतियां। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। जब बोला जाता है कि अपनी आत्मकथा सुनाइए तो कवि कहता है अभी समय नहीं है, क्यों। कवि का जीवन दुखों और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि ने अपनी पुरानी वेदना से, पुरानी तकलीफों से मुक्ति पाई है।
आत्मकथा लिखकर वह अपने मन में दबी उन वेदनाओं को पुनः याद नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके, इसलिए वह अभी समय नहीं है, ऐसा कहता है। क्योंकि कवि का जो जीवन है बहुत ही दुखमय रहा है, बहुत परेशानियों से युक्त रहा है। तो कवि अपनी उन परेशानियों को फिर से नहीं क्रोधना चाहता, फिर से दुखी नहीं होना चाहता, और उसे ऐसा लगता है कि जीवन में उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो लोगों का प्रेरणा स्वरूप बन पाए। इसीलिए वो कहता है लोगों से कि मैं अभी मेरे पास समय नहीं अपनी आत्मकथा सुनाने का। अगला प्रश्न है, आत्मकथा में कवि की संकोची प्रवृत्ति उजागर हुई है, स्पष्ट कीजिए। अब ये संकोची तो है, पूरी बात ना कह पाना, मन की बातों को न रख पाना, पुरानी यादों को ना कुदेरना, तो ये सब संकोची है। प्रसाद जी आत्मकथा में संकोच के शिकार इसलिए हैं क्योंकि उनका अभावपूर्ण है, उनका जीवन कैसा है, अभावपूर्ण है। उनके जीवन में प्रेरणास्पद, मतलब दूसरों को प्रेरणा देने वाली, प्रेरणास्पद कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। वे नहीं चाहते कि अपनी आत्मकथा लिखें, क्योंकि यदि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो दुनिया उनके भोलेपन, उनके निष्कपट व्यवहार, सरल स्वभाव का उपहास बनाएगा। क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, सरल स्वभावी, ईमानदारी, सत्य प्रिय लोगों का क्या बनाते, मजाक बनाते, कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, आज की दुनिया में इसका कुछ नहीं होने वाला। तो लोग उन ऐसे ही थे कवि। तो कवि जो न्याय प्रिय थे, कवि सत्य प्रिय थे, सरल व्यवहारी थे, और जो निष्कपट थे, ऐसे व्यवहार में लोग उनका मजाक बनाएंगे। इसीलिए कवि अपनी आत्मकथा लिखना ही नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त यदि वे आत्मकथा लिखते हैं तो दूसरे लोगों के द्वारा जो उनके साथ किया गया छल कपटपूर्ण व्यवहार था वह भी उजागर हो जाएगा। ऐसा होने पर ना तो कवि को कोई लाभ होगा, ना ही उनके मित्रों को। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो धोखा हुआ, यदि मैं वो अपनी गाथाओं में लिख दूं तो आपको क्या उससे लाभ होने वाला? आपको तो लाभ उससे होगा जिससे मेरे द्वारा आपको कोई प्रेरणा मिले। तो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो प्रेरणास्पद हो, जो लोगों को प्रेरणा दे पाए, बल्कि लोगों के सामने यदि मैंने आत्मकथा लिख दी तो मेरे सरल, पूर्ण और निष्कपट व्यवहार का लोग मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो संकोच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। आत्मकथा में कवि ने उन चित्रों को एकत्र किया है, उन चित्रों को दिखाने का साहस किया है जहां वह असफल रहा है। उसने निसंकोच अपनी दुर्बलताओं और अभावों के उन क्षणों को भी उकेरा है जिससे अन्य लोग बचना चाहते हैं। कवि ने बातों बातों में सहजता से कह दिया कि मैं आत्मीय जनों से ठगा गया हूँ। वे मेरे जीवन से रस लेकर स्वयं को रसान्वित करने की इच्छा करते रहे हैं। इस तरह कवि ने अपने जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है, यह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। तो आत्मकथा में कवि ने उन सभी चित्रों को चित्रित किया है जो उनके अभावों से पूर्ण थे। उन्होंने वहां सीधी बात कही है कि मुझे अपने आत्मप्रिय लोगों से ही मुझे धोखा, छल कपट मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जीवन से वो लोग जो मुझे धोखा देने आए थे, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है, वो मेरे जीवन से रस निकालकर खुद रसान्वित होना चाहते थे। साथ ही उन्होंने अपनी सभी दुर्बलताओं का भी जिक्र किया है, पुरानी पीड़ाओं को भी उन्होंने कुदेरा है। इससे पता चलता है कि वो कैसे थे, साहसी प्रवृत्ति के रहे हैं और ईमानदारी प्रवृत्ति के रहे हैं। कुछ भी उन्होंने अपने आत्मकथा में कुछ भी झूठा नहीं लिखा, कुछ भी दिखावा नहीं है। और यहाँ पर आपका पूरा पाठ समाप्त होता है। सिर्फ आत्मकथा के 5-6 प्रश्नों से आपने ये ज्ञात कर लिया, आपको ये जानकारी मिल गई कि यहाँ पर आत्मकथा अर्थात कवि अपना आत्मकथा लिखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसका जीवन सरलता से भरा था, धोखेबाजी जो लोगों ने धोखा दिया उससे भरा था। तो आत्मकथा में आपने इतना जान लिया कि वह आत्मकथा लिखना ही नहीं चाहता था, और यदि लिखा तो कितनी ईमानदारी उनके अंदर थी। कुछ प्रश्नों ने आत्मकथा पूरा क्लियर कर दिया। तो ये था सुपर क्विक रिवीजन। तो यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया ना, तो मतलब बहुत ही कम समय में एक पार्ट कंप्लीट है ना। बड़ी बात, मजेदार बात है ना, आश्चर्यजनक बात। कम समय में इतना बड़ा पार्ट, ये तो क्या छोटा रहा, पर और भी बड़े बड़े पार्ट बहुत कम समय में समाप्त किए हैं। तो सुपर क्विक रिवीजन के साथ और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तैयारी आपके एग्ज़ाम को लेकर है, आपके पेपर को लेकर है, आपकी परीक्षा को लेकर है। ये पढ़ते रहेंगे, फिर ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपसे अछूता रह जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो कतई न भूलिए। थैंक यू।